हिमालय की गंगा में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको हिमालय से आच्छादित चोटियों से यमुनोत्री धाम की ओर अविरल भाव से बहती निर्मल निश्चय यमुना की धारा के दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ यमुना के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से भी परिचय करवाएंगे। यदि आप यमुनोत्री धाम की तरफ आ रहे हैं और आपको बारिश, धूप और चमकती बर्फ एक ही दिन में मिल जाए तो आपकी यात्रा संपूर्ण कही जा सकती है। मौसम की अनिश्चितता हिमालयी क्षेत्रों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पहचान है, लेकिन यही इस यात्रा का रोमांच भी बढ़ा देती है। इस एपिसोड में हम आपको बादलों और बर्फ के बीच, धूप की आंख मिचौली और बर्फ की चादर के बीच यमुना के दर्शन को सीधे हिमालय की गोद में यमुना भी कह सकते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा कुछ केदारनाथ धाम जैसी है। बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम तक आप यातायात के साधन से जा सकते हैं, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए मोटर मार्ग से अंतिम स्थान जानकी चट्टी है। यह एक छोटा सा गांव है जो सर्दियों में लगभग खाली हो जाता है और फिर अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं, जगमगा उठता है। यह है जानकी चट्टी और सामने है खरसाली गांव। खरसाली माँ यमुना की विंटर सीट है। यहाँ पर यानी कि जाड़ों में माँ यमुना का यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ रखी जाती हैं और अब गर्मियों के मौसम में माँ यमुना को पूरे सम्मान विधि विधान के साथ यमुनोत्री में स्थापित किया जाएगा। कल उसका कार्यक्रम है और यहीं से वो कार्यक्रम शुरू होता है। एक डोली, पालकी और पूरी परंपराओं के साथ उनकी यात्रा निकाली जाती है और यमुनोत्री में फिर मूर्ति का प्रतिष्ठापन होता है। जी आप बता दो, ये यमुना माई का मंदिर है खरसाली में, इसके बारे में आप बताइए क्या है। और ये जो हमारी माई की डोली जाती है वापस, अभी परसों आपके यहाँ से कार्यक्रम होगा, तो ये क्या परंपरा है, कब से शुरू हुई, कैसे थी और क्यों यहाँ पर आती है और कब वहाँ जाती है माई? जय श्री यमुने जी। सबसे पहले माँ यमुना का ये शीतकाल प्रवास है जी, और इसको ये खरसाली गाँव के नाम से विख्यात है जी। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने इनको 4 मठों में रखा है। 4 मठ है हमारे उत्तराखंड में जी। तो सबसे पहला मठ क्या है खरसाली में? खुशी मठ। खुशी मठ, ये खुशी मठ के नाम से जो है माँ का शीतकाल प्रवास मंदिर है और 6 महीने के लिए माँ की पूजा अर्चना यहाँ होती है। अच्छा। और उसके बाद आप क्या है कि गंगा जी है, तो वो भी एक मठ है अपने आप में। क्या मुखी मठ, जैसे मुखवा नाम था, मुखवा जी जी, मैं गया मुखवा जी, तो उसका जो है वो मुखी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ माँ गंगा का जो है शीतकाल प्रवास जी जी जी। और इसके बाद आप जाइए केदारनाथ में जो है क्या है मुखी मठ जी। केदारनाथ जी क्या है, वैराग्य है जी जी जी। मुखी मठ के नाम से कहते हैं कि कभी उषा का प्रवास तो वहाँ रहा। अच्छा। रुद्र की जो पत्नी रही, बालासुर की जो लड़की थी जी जी, तो उषा के नाम से जो है मुखी मठ का नाम भी वहाँ है। तो वो भी एक भगवान हमारे जो केदारनाथ जी, वो एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जी। हिमालय तो केदार है, ये जो है
12वां केदार में जो है वो केदारनाथ में जो है 12वां ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी, हाँ जी। 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सौराष्ट्र सोमनाथम का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। है 12 ज्योतिर्लिंग में जी लास्ट हमारा केदारनाथ में। हिमालय है तो केदार है, ये हिमालय सारा पता है। जी 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 जी। और पश्चात उसके बाद क्या है, बद्रीनाथ। बद्र विशाल जी हैं। जी। तो बद्र विशाल क्या है कि वो धामों में एक धाम है। जी। हमारे जो ये 4 उत्तराखंड में है, हाँ। तो वो धाम जैसे 4 धाम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो द्वारिका धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम और बद्र विशाल। जी। बद्र विशाल धाम जो है वहाँ जोशीमठ नाम से ये 4 मठ हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनको जो है स्थापना दी है। ये हमारे जो है शीतकाल प्रवास होते हैं। अब परसों जो माता जी यहाँ से 22 अप्रैल को ये अक्षय तृतीया का पर्व होता है। हाँ जी। इस समय जो है 22 अप्रैल को पड़ा। जब भी ये अक्षय तृतीया का पर्व होता है, अक्षय का मतलब जो कभी क्षय नहीं हुआ। जी। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय नहीं हुआ। हाँ। तो ये अक्षय तृतीया के पर्व पे जो है माँ यमुना जी की डोली जो है अपने धाम में जाती है, जाएगी और गंगा जी की गंगोत्री में जाएगी, केदारनाथ जी की केदारनाथ और बद्री विशाल की जोशीमठ। तो ये परंपराएं बनी हुई हैं। इन्हीं ये 4 मठों का जो है शीतकाल प्रवास भी कहते हैं। और यहाँ पे विशेष माँ यमुना का जो है ये शनि मंदिर समेश्वर है। अच्छा। हमारे उसमें समेश्वर जी देवता कहते हैं, जैसे ग्राम देवता होते हैं। हाँ जी। तो यमुना जी के भाई यमराज और शनि महाराज हैं। अच्छा। यमुना जी सूर्य पुत्री है जी। सूर्य की लड़की है, तो यमराज और शनिदेव की बहन है। अच्छा समझ रहे जी। तो यहाँ पे शनिदेव का जो है प्राचीन मंदिर, और अपने माई के समझ करके जो है भाई जो है बुलाने भी जाता है। जब भैया दूज को जो है कपाट बंद होते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर समेश्वर के महाराज जी यहाँ पे माँ को बुलाते हैं। और परसों जब जाएंगे तो विदाई भी ऊपर। तो कितने बजे विदाई होगी यहाँ पर? अब यहाँ पे महाराज जी अब निश्चित 8:30 बजे यहाँ बाहर तैयारी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आगे प्रशासन का। जी जी जी, बहुत बहुत आपका आभार। जय। हमारी यात्रा यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से एक दिन पूर्व शुरू होती है, जब यहाँ पर भीड़ भाड़ कम थी, लेकिन मौसम की अनिश्चितता ने हमें चिंता में डाल दिया था कि क्या हम यह यात्रा कर भी पाएंगे या 2675 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित खरसाली से जानकी चट्टी का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। हमारी यात्रा की शुरुआत रात भर बारिश से हुई और ऐसा लग रहा था कि शायद हम यमुनोत्री धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। मौसम अत्यंत ठंडा था। सुबह जब नींद खुली तो चारों ओर बर्फ़ के सफ़ेद चादर के बीच घिरा पाया। इस प्रकार अलग अलग समय में बर्फ़ के नज़ारों को देखना अद्भुत था। 8 बजे के लगभग मौसम छटने लगा था और घरों की छतों, पहाड़ियों और खुले मैदानों पर सूरज की किरणें चमकने लगी थी। बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही थी। हमने निर्णय लिया कि किसी भी परिस्थिति में अब यमुनोत्री धाम जाना है और लगभग 8:30 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की। हमारा निर्णय खतरनाक था, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर 4 धाम यात्रा की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ के व्यापारी, घोड़े वाले, मंदिर समिति के लोग सभी अपने कार्यों के सिलसिले में लगातार ट्रैक कर रहे थे। खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद भी मार्ग पे चलना के फलस्वरूप हमें हिमालय की भव्यता के दर्शन हो गए। यमुना की निर्मल धारा किस प्रकार यमुनोत्री धाम पर आती है और फिर कैसे
खतरनाक दुर्गम रास्तों से जान की चट्टी तक पहुंचती है। ये देखने पर महसूस हुआ कि हिमालय से निकली धाराओं के पानी में कितनी ताकत है। कई स्थानों पर छोटे मोटे निर्माण कार्यों से हमें निराशा हुई। यमुनोत्री धाम के पीछे धारा को पार करते हुए हमने छोटे से टॉयलेट देखे तो मन खिन्न हुआ। क्या हमारी सबसे पवित्र नदी को, जिसे हम माँ कहते हैं, उसके स्रोत पर ही हम साफ नहीं रख सकते? कई स्थानों पर प्लास्टिक की बोतलें, लोगों के नदी में नहाने के बाद छोड़े गए वस्त्र आदि दिखाई दिए तो मन और भी ज़्यादा खिन्न हुआ। इन सभी बातों से बहुत निराशा हुई। क्या हम अपने इन पवित्र स्थानों को साफ नहीं रख सकते? और इस समय हैं हम यमुनोत्री धाम के पीछे। इतना खूबसूरत नज़ारा। यमुना नदी पहली बार यमुनोत्री के हिमनदों से निकलकर यमुनोत्री धाम पर उतरती है तो ये नज़ारा होता है। और शायद बहुत कम बार लोगों को ऐसा नज़ारा दिखाई दे जब बर्फ़ से आच्छादित ये चोटियाँ हमारा स्वागत करती हैं। यमुना नदी के स्रोत पर या उद्गम स्थल पर ही इतना भव्य नज़ारा आपको एक अप्रतिम सुख प्रदान करता है। एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति होती है। यहाँ से जब नीचे जाते जाते और दिल्ली पहुँचते पहुँचते हम इस महान नदी के स्वरूप को देखते हैं तो उन लोगों के प्रति गहरी निराशा होती है जिन्होंने ऐसी महान और भव्य नदी का मैदानों में जाकर ऐसा हाल किया है। यमुना के इस उद्गम स्थल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन भव्य नदियों को जो हमें जीवन देती हैं, हमें बचा के रखना है ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता जिंदा रहे। हिमालयी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते आपदाओं, विभीषिकाओं, बाढ़, ग्लेशियर बर्स्ट, फ्लड्स आदि से जो नुकसान हो रहा है, उसके चलते हमें ये समझना होगा कि हिमालय और हिमालय क्षेत्र भारत के लिए न केवल सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु हमारी फूड सिक्योरिटी और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता को समझें और उसी प्रकार से अपनी नीतियाँ बनाएं। हिमालय की संवेदनशीलता को समझे बगैर हिमालय में किसी भी प्रकार के विकास कार्य पर अभी पूर्णतया रोक लगा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों जिससे भारी जानमाल का नुकसान हो। अभी भी चार धाम यात्रा में अधिकांश लोग वो हैं जो अपनी धार्मिक आस्थाओं के चलते यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हिमालय की संवेदनशीलता या यहाँ की नदियों के प्राकृतिक सौंदर्य से कुछ बहुत विशेष लेना देना नहीं होता। इसलिए वे यमुना नदी के स्रोत पर भी नहाते हुए अपने कपड़े छोड़ देते हैं, या वहाँ पर जो गर्म कुंड है उस पर इतनी बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं कि शायद गर्म कुंड का पानी भी स्वच्छ नहीं रह पाता हो। तो आवश्यक इस बात का है कि क्या हम इन पानी को, ऐसे पवित्र जल को केवल छू करके उसका छिड़काव करके ही संतुष्ट नहीं हो सकते। यमुनोत्री हिमालय के चारों ओर
सूर्य की किरणों को देख करके मन भाव विभोर हो गया और सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हिमालय क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन त्वरित होता है और धूप छांव क्षणिक होते हैं। जल्दी ही बारिश की बूंदें हमारा स्वागत करने लगी और फिर हमें जानकी चट्टी के लिए प्रस्थान करना पड़ा। ये समझ लीजिए कि 4.5 किलोमीटर की यात्रा जो ऊपर चढ़ते समय लगभग 4 घंटे की होती है, वो उतरते समय शायद 3 घंटे में पूरी की जा सकती है। लेकिन आज इन क्षेत्रों में जब हम अभूतपूर्व भीड़ देखते हैं तो हमारी चिंताएं होना स्वाभाविक है कि क्या सरकार इस प्रकार की भीड़ पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। पिछले वर्षों में चार धाम यात्रा के सीज़न के दौरान हमने देखा कि पूरे जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 4.5 किलोमीटर के पूरे ट्रैक पर भारी भीड़ और थोड़ी सी भी गलती से आपकी जान पर खतरा बन सकता था। इस प्रकार की यात्राओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और हिमालय क्षेत्रों में इतने प्रकार का जो व्यवस्थाएं हैं वो करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना हो सकता, और नहीं उसे बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमने आते समय देखा कई स्थानों पर नदी के तट पर ही निर्माण कार्य चल रहे थे, जो गलत है, क्योंकि प्रकृति अपना बदला, अपना हिसाब किताब स्वयं कर लेती है और उस समय बड़ी से बड़ी सत्ताएं प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। चाहे सत्ताएं हों या सेनाएं हों या मशीन हो, कोई भी प्रकृति की विनाश लीला को रोक नहीं सकता। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। यमुनोत्री से चली यमुना नदी की धारा धीरे धीरे अनेकों गदेरों गाड़ों के साथ मिल कर के स्वयं को बड़ा कर रही है। हमने बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे संगम इन क्षेत्रों में देखे जो आपका मन मोह लेते हैं, क्योंकि नदियाँ हालांकि छोटी दिखाई देती हैं, धाराएं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अप्रतिम है। इस प्रकार हिमालय से और जानकी चट्टी तक हिमालय की गोद में यमुना नदी की यात्रा का अनुभव अविस्मरणीय है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी हिमालय से निकलकर यमुना को किसी ने बाधा नहीं है और यह अपने प्राकृतिक वेग से चल रही है, इसलिए इसमें अप्रतिम सौंदर्य है और अद्भुत ऊर्जा है। अनेकों छोटे मोटे गाढ़ गदेरे इसमें मिलते हैं जो इसकी सौंदर्य को और बढ़ाते हैं, इसकी ऊर्जा को और मजबूत करते हैं। यही नदी जब यहाँ से नीचे जाने के बाद उसमें अनेकों नदियाँ मिलते हैं और बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद उस पर बांध भी बनने लगते हैं, तो नदी का फ्लो जो है, नदी का बहाव वो नियंत्रित कर दिया जाता है और फिर उसके जो नतीजे होते हैं वो हमने उत्तराखंड से नदी के आगे बढ़ने पर देखे हैं। हरियाणा और दिल्ली में यमुना कहीं दिखाई नहीं देती है। तो हिमालय के इस ऊंचाई से हम केवल ये कहना चाहते हैं कि यमुना को उसके अविरल भाव से बहने दिया जाए, ताकि वो लोगों को और प्रकृति को जीवन दे सके और भारत की सभ्यता, भारत की खाद्यान्न संप्रभुता के लिए भी यमुना, गंगा और हिमालय की सभी नदियों का जिंदा रहना और मजबूत रहना आवश्यक है और हमारे प्रयास होने चाहिए कि हम उन्हें उनके प्राकृतिक स्वभाव से रहने दें।
यमुना नदी की कहानी बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत नदी को हमको बचा के रखना चाहिए। आज इतनी दूर आकर के हम देख रहे हैं यमुनोत्री में भी जो है लोगों ने अपने कपड़े नदी में बहाए हुए हैं। मुझे लगता है कि इस समय आवश्यकता है हम सब लोगों को अपनी नदियों को, अपने पहाड़ों को साफ रखने की, बचा के रखने की। इतना खूबसूरत नज़ारा हम समय नहीं मिलता है, और अगर हम चाहते हैं कि इन पहाड़ों के सौंदर्य बरकरार रहे, हमेशा जिंदा रहे, तो हम लोगों को जो है इसके प्रति अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, और तभी हम इतने खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे। नहीं तो हम अपनी नदियों को उनके नैसर्गिक रूप में अगर देखना चाहते हैं तो हम इस जगह पर कोई कूड़ा कबाड़ या प्लास्टिक ना फेंकें। ये सबसे बड़ी हमारी चीज़ों को, यमुना नदी को, और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे, लोग नदी में जो है गंदगी ना करें, इसके लिए व्यवस्थाएँ की जाए, और यहाँ पर प्लास्टिक और कचरा लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। यमुनोत्री से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। यमुना तुम प्रकृति भाव से बहती रहो।